स्टैट्स की। तो स्टैट्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डेटा को कलेक्ट करना। अब ये डेटा क्या है? क्या आप लोगों ने कभी कोई डेटा यूज़ किया? यस और नो? यस। कब यूज़ किया? क्या यूज़ किया? मार्क्स का डेटा। और आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? सारे। वाह। फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा? सीए कर रहे हो यार, फेवरेट बोल सकते हो, मैथ्स तो होगा नहीं, ऑब्वियस है। फेवरेट सब्जेक्ट है अकाउंट्स। अकाउंट्स, इको, यही दोनों होंगे, इन्हीं में से ही होते हैं इको अकाउंट्स, तभी आप लोग सीए करते हो। मोस्टली अकाउंट्स होता है। एंड अकाउंट्स में आप लोग जो अकाउंट्स बनाते हो वो क्या बना रहे हो? बना तो डेटा ही रहे हो। आने वाले डेटा को जो एक ट्रायल बैलेंस कहते हैं ना, जिसमें सब चीज़ें मिलती हैं, वो क्या है? वो एक रॉ डेटा ही तो होता है। उस रॉ डेटा को आप कन्वर्ट करते हो किस में? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, लेजर पोस्टिंग, बैंक अकाउंट, इंडिविजुअल सब में। ये सब क्यों कर रहे हो? बेनिफिट क्या है उसका? इंफॉर्मेशन। मुझे कोई भी चीज़ चाहिए तो मुझे ढूंढना ना पड़े। आप लोग जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो या जो डेटा अरेंज कर रहे हो, ये डेटा अरेंज क्यों कर रहे हो? सो दैट हम उससे प्रॉपर नॉलेज अर्न कर सकें और हमें उसमें ढूंढना भी ना पड़े, ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़े हमें। अब अगर हम बात कर रहे हैं डेटा की, तो डेटा हमारा दो चीज़ों के बेस पे कैलकुलेट होता है। सबसे पहली जो कंडीशन आती है डेटा के लिए वो आती है, एक आता है गवर्नमेंट जो हमारी डेटा कलेक्ट करती है। आधार कार्ड सबका बना होगा, राइट? वोटर कार्ड अगर 18+ हो तो वो भी बना होगा, राइट? तो ये क्या है? आधार कार्ड क्या है? आईडी प्रूफ है। आईडी प्रूफ क्या है? डेटा ही तो है एक। आप अगर अपने थंब इम्प्रेशन को, अगर आप लोगों का आधार कार्ड बना हुआ है, आप अपने थंब इम्प्रेशन को अगर आप कहीं पे भी देते हो तो आपकी सारी की सारी डिटेल्स उसके थ्रू निकल आती हैं। डेटा ही तो था। कहाँ रहते हो, कितनी एज है, रेजिडेंट, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये क्या है? डेटा ही तो है। ऐसा गवर्नमेंट ने क्यों किया हुआ है? क्यों आप लोगों का आधार कार्ड बनाया? सबका आधार कार्ड बनाने की नीड क्या रही? पॉपुलेशन की नॉलेज के लिए। प्लस हम लोगों के पास जब हम डेटा की बात करते हैं तो हमें पता हो कि कौन सा पर्सन 18 हो गया है तो उसका आधार कार्ड बनना है, लाइसेंस बनना है। आप लोगों का अगर पासपोर्ट बनवा रहे हो तो आपका रेजिडेंट एक्चुअल में है भी या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे डेटा कलेक्ट किया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट क्या ऐसा करती है? देखो, हमारे पास जब डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो डेटा कलेक्ट करने का दो वे होते हैं। पहला होता है सेंसस। सेंसस का मतलब ये है कि अगर यहाँ पे टोटल 50 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो हम उन 50 स्टूडेंट्स का प्रॉपर डेटा कलेक्ट करेंगे। मुझे मार्क्स चाहिए 50 के मार्क्स मैं देखूंगा। मेरे को नहीं मतलब कि 5 बच्चों के कितने हैं, 10 बच्चों के कितने हैं। मेरे लिए 50 के 50 स्टूडेंट्स मैटर करते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कभी हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें? प्राइवेट कंपनीज होती हैं यहाँ पे रिसर्च कंपनीज, जो जैसे जिनका नाम है IMRB है, TNS है, मार्केट प्रॉब है, ये सारी कौन है? नेल्सन ग्रुप है। ये सब क्या है? ये रिसर्च कंपनीज हैं। आपको लगता है क्या ये कंपनीज पूरा डेटा कलेक्ट कर सकती हैं? आंसर इज यस, कर तो सकती हैं, बट इट विल ऑलवेज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, प्लस कॉस्टली भी होगा। क्या इतना कॉस्ट कोई एक इंडिविजुअल कंपनी, देखो गवर्नमेंट बियर कर सकती है, गवर्नमेंट के पास बहुत पैसा है, लेकिन क्या कोई एक इंडिविजुअल कंपनी बियर कर सकती है? आंसर इज नो। अब डेटा की, जो डेटा हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं उसकी नीड क्या है? हमें जब तक ये नीड के बारे में नहीं पता होगा, हम लोग कैसे किसी भी वैल्यूज को समझ पाएंगे? डेटा कलेक्ट करने आप लोगों के पास भी आते हैं लोग? आते हैं? सर्वे करने वाले आते हैं ना, फॉर्म्स लेके कहीं पे भी मिल जाते हैं, मॉल में भी, घरों में भी आते हैं। कैसा बिहेव करते हो उनके साथ? बहुत अच्छा। अच्छा करते हो? नॉर्मल मतलब? ठीक ठाक मतलब? बैगर्स की तरह बिहेव करते हो? सर भैया घर पे कोई नहीं है, देते हो उन्हें अपना जो प्रॉपर डेटा अगर उन्होंने मांगा है? आप कितने बच्चे या कितनी फैमिलीज आपको लगता है कि डेटा में पार्टिसिपेट करती हैं? मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2% भी मैं बहुत बड़ी डिजिट बता रहा हूँ। यूएस के सर्वे के हिसाब से इंडियन डेटाज आर द वर्स्ट डेटाज की लिस्ट में आते हैं,
बिकॉज इन डेटास पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, इन डेटास पे आप डिपेंड नहीं कर सकते। अब ये डेटा है क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, हमें जब तक इंपॉर्टेंस नहीं पता होगी हम पार्टिसिपेट क्यों करेंगे, हमें लगता है यार हमें क्या फर्क पड़ रहा है। एक कंपनी थी, आप लोगों ने नाम सुना होगा शायद, कंपनी नेम है नोकिया, सुना नाम, नहीं सुना? नहीं सुना? सुना है। 2010 की बेस्ट मोबाइल सेलिंग कंपनी थी ये, एंड 2012 की बैंकरप्ट कंपनी थी ये, जस्ट बिकॉज ऑफ डेटा। स्टैट्स में और इकोनॉमिक्स में जब अगर आप मास्टर्स वगैरह करते हो तो ये पूरा का पूरा केस स्टडी है उसके लिए। लेट्स सपोज अगर एक 2000 का फ़ोन बनाना है, चलो एक फ़ोन बनाते हैं हम लोग, हम एक कंपनी स्टार्ट करते हैं सारे मिलके, आप लोगों को 2000 का फ़ोन बनाना है, क्या क्या फीचर्स डालोगे, एक एक करके फीचर्स बता दो जो भी ब्रेन में आए। 2000 के फ़ोन में क्या क्या होना चाहिए? मैसेज, कॉलिंग, FM, कैमरा लग जाए बहुत बढ़िया है, मेमोरी हो जाए, ब्लूटूथ, रिकॉर्डिंग, ठीक है। चलो ये आप लोगों ने एक बेसिक वो बता दिया। आप लोग ऑलमोस्ट 10,000 से 50,000 के बीच के फ़ोन्स यूज़ कर रहे हो ऑलमोस्ट सारे, राइट। एक 20,000 का फ़ोन बनाते हैं, क्या फीचर्स डालोगे? क्या कह रहा है? YouTube डालोगे? वो तो ऐप्स होती है ना। आप लोग फ़ोन में क्या फीचर्स डालोगे? डिस्प्ले, कैमरा, मेमोरी, फेस लॉक वगैरह, ये टेक्नोलॉजी आप लोग यूज़ कर रहे हो। अच्छा, अगर यही फ़ोन हम 4 लाख या 5 लाख का बनाएं तो क्या फीचर्स डालोगे? एंड्रॉयड, डायमंड लगा देंगे फ़ोन पे, वाह। फीचर्स सेम होंगे, ऑलमोस्ट सेम होंगे। यही पॉइंट एक्चुअल में जो सर्वे करने आया था ना, जो सर्वे करने आता है उसको 2 रुपये 5 रुपये मिलते हैं एक फॉर्म के। फ़ोन यूज़ कर रहा है 2,000 रुपये का, 10,000 का फ़ोन या 20,000 का फ़ोन, उसके बारे में पूछो तो यही बातें कर रहा होगा वो भी। फीचर तो सब में सेम होते हैं। क्या 2,000 के फ़ोन में और 10,000 के फ़ोन में फीचर सेम होते हैं? ये बात अपने पेरेंट्स को बताओ, फिर उन्हें पता चलेगा कि कितना नुकसान हो चुका है उन लोगों का, क्योंकि इतने महंगे फ़ोन दिलवा दिए हैं। 2,000 वाला दिलवाते ना वो, फिर पेरेंट्स भी ले लेते। आप लोग 2,000 वाला फ़ोन नहीं, क्यों? फीचर तो सेम ही होते हैं, आप ही ने कहा। 40,000 के फ़ोन में और 4 लाख के फ़ोन में फीचर सेम होते हैं, वाह। सेम होते हैं फीचर्स? नहीं होते। लेकिन हमें नहीं पता ना 4 लाख वाला फ़ोन कौन सा होता है, हमने देखा नहीं कभी। एक्चुअल होते हैं वो बिजनेस फ़ोन्स। अब आप बता भी देते तो क्या बताते? अच्छा कैमरा लगा दो, अच्छी मेमोरी ला दो। भाई उन्हें ना कैमरा चाहिए होता है ना मेमोरी चाहिए होती है, वो एक्चुअल में विंडो फ़ोन्स होते हैं जिनकी स्क्रीन बड़ी होती है, 1 टच पे वो ईमेल यूज़ कर सकें, 1 टच पे वो, उनके बहुत सारे फीचर्स जो आप लोगों को बिजनेस फ़ोन में चाहिए होते हैं वो होते हैं। क्या एक 10,000 से 20,000 वाला जो यूज़र है, क्या वो 4 लाख वाले फीचर्स डिस्क्राइब कर सकता है? आंसर इज नो। तो 2,000 वाला 20,000 वाले के फीचर्स कैसे डिस्क्राइब कर पाएगा? फॉर्म भरा गया, 20,000 के फ़ोन में किसको ब्लूटूथ चाहिए होता है भाई? जो नोकिया का सर्वे हुआ था उसमें 20,000 का लोग फ़ोन मांग रहे हैं और उसमें मांग रहे हैं ब्लूटूथ, FM। तो आप समझ सकते हो ना, ये जो सर्वे हुआ था वो क्या था? फेक सर्वे था ना। फेक सर्वे क्यों हुआ? क्योंकि सर्वे जो होता है उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस लाइक, अगर आप लोगों ने कोई सर्वे करना है, बिकॉज यहाँ पे सारी जो सर्वे होते हैं उसे हम कहते हैं सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे का मतलब होता है इफ यू हैव 100 क्लाइंट्स, तो आप पूरे 100 से ना पूछ के 10 बंदों से पूछते हो या 5 बंदों से पूछते हो, और वो 5 या 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं? सारे के सारे 100 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। अब एक बंदे की डिपेंडेंसी एक बंदे की नहीं रही, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स या 20 टाइम्स हो चुकी है, क्योंकि वो 20 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो जब हम सर्वे करते हैं तो सर्वे करते वक्त हमारे लिए, जब हम सैंपल सर्वे करते हैं स्पेशली, हमारे लिए एक एक पर्सन की इंपॉर्टेंस सिर्फ एक पर्सन की नहीं होती, वो कुछ टाइम्स होती है, राइट। जैसे आप लोग 50 लोग हो, मैंने सिर्फ 5 बच्चों से पूछी कोई चीज, तो पूरे के पूरे 50 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना ये 5 बच्चे। अगर मान लो एक बच्चा गलत हुआ तो मैं तो ये कहूंगा ना कि एवरेजली 10 बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। अगर 20 बच्चे, अगर 2 बच्चे गलत हुए तो मेरे हिसाब से 20 बच्चे गलती करते हैं। और लेट्स सपोज अगर ये 5 बच्चों ने कुछ एरर कर दिया तो मेरे हिसाब से तो पूरी क्लास खराब है। बट आप ये सोचो कि क्या 5 बच्चों की गलती 50 बच्चों की गलती हो सकती है? नहीं ना। तो इसीलिए डेटा की जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ जाती है जब हम सैम्पलिंग सर्वे करते हैं, राइट।
नाउ अब वो बंदे के साथ क्या हुआ कि उस बंदे को रिस्ट्रिक्शन दी होती है कि 10 घरों को आपको पिक करना है, तो ये 10 कॉन्टिन्यूसली घर होने चाहिए। अगर मान लो फर्स्ट वाले ने आपको इंटरव्यू दिया, सेकंड वाले ने दिया और थर्ड वाले ने डिनाई कर दिया, तो जो अगला घर होगा वो वापस फर्स्ट होगा। क्या कोई बंदा 5 रुपए के लिए इतनी मेहनत करेगा? क्या कोई पर्सन 5 रुपए के फॉर्म के लिए इतनी मेहनत करेगा? वो क्या करने वाला है बाहर जाके? वो जाएगा, नाम देखेगा, नाम भरेगा और अपना फॉर्म खुद भर के निकल जाएगा। जो जो उसे चाहिए रिजल्ट वो अपने आप उसमें भर के निकल जाएगा। और 10 घरों में से आपको क्या लगता है कितने घर डिनाई करने वाले हैं? नो, 9 घर जो है वो डिनाई करने वाले हैं मिनिमम। तो यानी वो कितनों के फॉर्म खुद भरने वाला है? 90% डेटा किस पे डिपेंड करता है? उस बंदे पे जो सर्वे करने आया हुआ है। डेटा की डिपेंडेंसी आप खुद सोच लो कि कितनी सॉलिड होने वाली है, राइट? अब कंपनी के लिए मैंने आप लोगों को शायद ये डिजिट भी बताई थी, अगर एक छोटा सा मोबाइल फोन भी अगर हम बनाते हैं तो कोई छोटी मोटी वैल्यू नहीं रखता, वो 300 to 500 करोड़ की वैल्यू रखता है एक छोटा सा फोन। एक छोटा सा प्रोजेक्ट अगर कंपनी स्टार्ट कर रही है इतने बड़े लेवल पे, तो 300 से 500 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है, फेल हो गया तो क्या वो नुकसान, ये जो लॉस हो रहा है, क्या ये सिर्फ उस कंपनी का लॉस है या आप लोगों का भी कुछ होगा लॉस? होगा लॉस आप लोगों का? यस और नो? आंसर इज यस। कंपनी कहां पे है? हमारी इकोनॉमी में ही तो है। अगर ये कंपनी को लॉस हुआ, नोकिया को 2010 में बेस्ट कंपनी का अवार्ड मिल रहा है, 2012 में वो कंपनी बैंकरप्ट हो रही है। आप लोग खुद सोचो, नोकिया कंपनी में कितने लोग एम्प्लॉइज होंगे, कितने लोग उसके डीलर्स होंगे, कितने लोग उसकी सप्लाई चेन में होंगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो आप लोग भी तो कनेक्टेड ही हैं, हम लोग भी तो कनेक्टेड ही हैं उस कंपनी से। आप लोग तो इंडियन कंपनीज की बात कर रहे हो। 2008 इंडिया के शेयर मार्केट का सबसे बड़ा जो ड्रॉप आया था, वो सबसे बड़ा ड्रॉप आया था। शेयर मार्केट 22,000 से 7,500 पे आ गई थी। क्या हुआ था इंडिया में ऐसा? पता है किसी को क्या हुआ था? इंडिया में कोई भी एक पैसे का कुछ फर्क नहीं पड़ा था। इंडिया की इकोनॉमी पे कोई फर्क नहीं पड़ा था। इंडिया की इकोनॉमी में कोई चेंज नहीं आया था। चेंज कहाँ आया था? यूएस का एक कंपनी थी लेमन ब्रदर्स, वो लेमन ब्रदर्स की कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी। आप खुद सोचो कि एक कंपनी यूएस की बैंकरप्ट होती है और इंडिया की शेयर मार्केट 1/3 हो जाती है। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि अगर कोई कंपनी इंडिया की है तो उसका इंपैक्ट इंडिया पे नहीं आएगा? समझ रहे हो? तो सर्वे सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है। अब मान लो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट बनाया है और उस प्रोजेक्ट में हमने माना है कि हम लोग एक फोन बना रहे हैं 10,000 रुपीज का, और आप लोगों ने जो फीचर्स बताए, बिकॉज यू आर द डायरेक्ट कस्टमर्स, राइट, 10,000 का फोन यूज कर रहे हो। हम लोगों ने 50 लोगों ने मिलकर 50 अलग अलग फीचर्स डाले और मैंने देखा यार 45 फीचर्स ये मैं इस फोन में डाल सकता हूं, और मैंने वो 45 फीचर्स डाल दिए। आपके हिसाब से 50 लोगों में इन्होंने कितने बताए होंगे फीचर्स? 2 या 3, मैक्सिमम 4। फीचर्स कितने मिल रहे हैं इन्हें? 45। ये सबके लिए है ना? आप लोगों ने 4-4 फीचर्स ही सोचे होंगे ना, 45 तो कोई नहीं सोच सकता इकट्ठे। 4 फीचर्स में मिल कितने रहे हैं? 45। प्रोडक्ट परचेस करोगे या नहीं करोगे? लेकिन अगर फोन में ब्लूटूथ FM 10,000 वाले फोन में मिल रहे होंगे तो क्या आपको कोई इंपैक्ट डालेगा वो? आंसर इज नो। ये एक्चुअल में डेटा की पावर है। जो डेटा है ये बहुत स्ट्रांग है। आज की डेट पे सारी की सारी जो AI है और ये सब है, ये किस पे चल रही है? डेटा पे ही चल रही है। सारी गेम डेटा की है मार्केट में। सर्वे हमारा यहाँ पे अनसक्सेसफुल हम लोगों की वजह से रहता है। तो सबसे पहली चीज अपने अंदर चेंज लाओ। अगर आप लोगों को कोई सर्वे वाला मिलता है या कोई आपके पास आता है सर्वे के लिए, मैं ये नहीं कह रहा कि उसके सारे क्वेश्चंस के आंसर दो। आपको लगता है यार हमें अपना नंबर नहीं देना चाहिए, मत दो। आपको लगता है उसने जो 10 क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें से हमें 5 या 6 का ही आंसर देना चाहिए, आप 5 या 6 का तो दो। एटलीस्ट जो सर्वे 0% पे आ रहा है वो 50, 60, 70% तक तो जाए। और किसी भी कंपनी के लिए ये सर्वे बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सर्वे किसी भी छोटी से छोटी चीज के लिए भी होता है। छोटी से छोटी चीज मतलब एक एडवर्टीजमेंट बनती है ना,
वो ऐड बनाने से पहले भी उसका सर्वे होता है। आप जैसे ही लोगों को बिठाकर 15-20 लोगों को बिठाकर वो एक ऐड दिखाई जाती है एक कमरे में, और एक कैमरा लगा रखा होता है साथ में आप लोगों के एक्सप्रेशंस को नोट करने के लिए। वो बाद में ये देखता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे लिए अच्छी चीज़ है, वो अच्छी 3 पॉइंट्स वाली भी हो सकती है, 5 पॉइंट्स वाली भी हो सकती है, बट फेस एक्सप्रेशन सब चीज़ें बताते हैं। तो वो वहाँ पे कैमरास तक लगा के इस चीज़ों के सर्वे करते हैं। ये सर्वे क्या है? ये सर्वे इसी चीज़ के लिए है ताकि प्रोडक्ट की वैल्यू आप तक आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। KFC, पिज़्ज़ा हट, ये सब जगह तो आप लोग गए होगे फूड वगैरह करने के लिए, खाने वगैरह के लिए। आपको पता है KFC, पिज़्ज़ा हट, सबवे, टैको बेल, ये एक ही कंपनी के पार्ट है, एंड द कंपनी नेम इज यम प्रोडक्शन। यम के अंदर आते हैं ये 7 फूड चेन्स हैं इनकी खुद की। यहां तक कि ये मिस्ट्री कस्टमर्स तक क्रिएट करते हैं। मिस्ट्री कस्टमर्स मीन्स मेरे को इन्होंने हायर किया कंपनी वालों ने और मुझे कहा कि आपको जाना है, नॉर्मल ऑर्डर करना है, और वहां से आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करके लेके आने हैं। मैं कौन हूं? मिस्ट्री कस्टमर हूं। बट अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो क्या कर रहा हूं? सर्वे ही तो कर रहा हूं। मैं जाऊंगा वहां पे, देखूंगा कि क्या वो वेलकम कर रहा है या नहीं कर रहा, क्या वो मुझे फूड में कोई सजेशन दे रहा है या नहीं दे रहा, जो वो फूड मुझे दे रहा है वो अप टू द मार्क है या नहीं है, टेबल्स वहाँ के क्लीन है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी तो सर्वे ही है। हर कंपनी अपने आप किसी न्यू प्रोडक्ट को लाने के लिए या अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एक लेवल तक रखने के लिए सर्वे कंडक्ट कराती है, राइट। गवर्नमेंट सर्वे प्रॉपर सर्वे होते हैं जिसे हम सेंसस कहते हैं, जिसमें आप लोगों को हर बंदे को इन्वॉल्व होना होता है। और हम लोगों के साथ क्या है, लेट्स सपोज आप लोगों के एरिया में आधार कार्ड वाला आता है तो क्या करते हो? कुछ अपडेट करानी होती है तो भाग भाग के बनाए थे ना सबने आधार कार्ड। आपके घर आया था वो? नहीं। क्या किया? एक जगह पे सेंटर बना दिया, आप लोगों ने लाइनें लगा के भी आधार कार्ड बनाया। क्या था आधार कार्ड? सर्वे ही तो था। गवर्नमेंट एक कार्ड बना रही थी, पता था बाद में कुछ ना कुछ कर देगी, किसी के साथ कनेक्ट करवा देगी और हम फंस जाएंगे, इसीलिए हमने जाके बनवा लिया। फोर्स था, बट था वो एक सर्वे। इंडिया का सबसे बड़ा सर्वे कौन सा होता है, पता है किसी को? क्या चीज? नहीं। सबसे बड़ा सर्वे कौन सा होता है? पॉपुलेशन नहीं। पॉपुलेशन अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे बड़ा सर्वे अभी तक का हो गया, लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअली चेक करें, हर साल का सबसे बड़ा सर्वे जो होता है वो होता है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल इलेक्शंस के बाद जो एक सर्वे होता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी और कौन सी पार्टी हारेगी, ये सबसे बड़ा सर्वे होता है किसी भी कंट्री के लिए। ये सर्वे जो जिस भी प्राइवेट कंपनी को मिलता है, ये किसी एक प्राइवेट कंपनी को मिलता है, जिनके मैंने आपको नाम बताए हैं, जिस भी कंपनी को मिलता है वो रैंक 1 पे आ जाती है। 2014 से पहले 2010 वाले जो इलेक्शंस हुए थे उसमें IMRB को मिल रहा था। 2014 में नेल्सन ग्रुप ने किया था, 19 में भी और 24 में भी। इसीलिए जो करंट रैंक है उसमें नंबर 1 पे नेल्सन ग्रुप है, IMRB के सेकंड नंबर पे आती है। और पहले मार्केट प्रॉप का बहुत अच्छा पोजीशंस पे था। अब मार्केट प्रॉप और TNS डाउन आ चुके हैं क्योंकि मार्केट प्रॉप का नोकिया वाला सर्वे बहुत फ्लॉप था, राइट। और 2-3 बीच में और भी सर्वे हुए थे। और सर्वे की इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत आप लोगों की वैल्यू पे भी डिपेंड करती है। सर्वे आप लोगों ने देखा होगा, इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में अभी के चलो इलेक्शंस थोड़े से क्लोज थे, 2014-15 दिल्ली इलेक्शंस याद है किसी को? 3 पार्टीज थी, ABP, ABC, आप, BJP, कांग्रेस। अकॉर्डिंग टू एग्जिट पोल 32 सीट्स मिल रही थी इसे, 32 सीट्स इसे मिल रही थी और 6 के राउंड में सीट्स इसे मिल रही थी। एक ओपिनियन बनाने के लिए या एक पार्टी बनाने के लिए आपको कितनी सीट्स चाहिए होती हैं? यू रिक्वायर्ड 35 सीट्स एटलीस्ट। अब एक दिन पहले सर्वे के अकॉर्डिंगली सारे न्यूज़ चैनल्स पे क्या चल रहा था कि क्या BJP कांग्रेस हाथ मिलाएगी, क्या आप BJP के साथ या कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएगी, तो ये चल रहा था। TRP उस अगले दिन उस कंपनी की या उसकी कितनी डाउन हुई होगी जब पता चला कि आपको 67 सीट्स मिल गई। BJP 3 सीट्स लेके थी और कांग्रेस तो 0 पे थी। इन चीज़ों का इंडिया पे इतना फर्क पड़े ना पड़े, इंडियन, क्योंकि हम लोग को पता ही है कि न्यूज़ चैनल्स में काफ़ी फेक चीज़ें चलती हैं, कॉमेडी चैनल्स होते हैं हमारे लिए तो। बट अगर आप यही चीज़ें किसी फॉरेन न्यूज़ चैनल पे देखोगे ना, BBC वगैरह या कुछ और न्यूज़ चैनल्स हैं जो वहाँ के,
उन न्यूज़ चैनल की वहाँ पे टीआरपी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। 2016-17 यूएस इलेक्शंस, एक दिन पहले तक हिलैरी जीत रही थी 70% वोट से, नेक्स्ट डे हार गई, 30% वोट मिले थे उसे, डोनाल्ड ट्रंप बन गया था जब। तो न्यूज़ चैनल्स में एक दिन पहले क्या चल रहा था कि हिलैरी के इंडिया के साथ क्या रहेंगे, पाकिस्तान के साथ क्या कैसे रिलेशंस रखेगी, कंटिन्यू करेगी, रशिया के साथ वॉर करेगी या नहीं करेगी। नेक्स्ट डे क्या हुआ, सारी की सारी चीज़ें चेंज हो गई। सो ये सर्वे का इम्पैक्ट है कि किसी भी कंपनी के किसी भी कंपनी तक को बर्बाद कर देती है। ये टीआरपी तो बहुत छोटी मोटी चीज़ है, और आप लोगों को शायद ना पता हो, इंडिया में तो इतना ज़्यादा वो होता नहीं है। ऑब्वियसली स्ट्रिक्टनेस तो होती है, चेकिंग तो होती है, बट आफ्टर जो ये हुआ था 2016-17 ऑलमोस्ट 17 या 18 एडिटर्स को और जो सर्वे वाले लोग थे उनको न्यूज़ चैनल से फायर कर दिया गया था, गलत सर्वे होने की वजह से। अब सर्वे की अगर हम बात कर रहे हैं, सर्वे किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है। आप लोगों का लेट्स सपोज मैं मार्क्स का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ, वो भी क्या है, सर्वे है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के फैमिली की इनकम कितनी है, वो भी एक सर्वे है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग कैसे कम्यूट करते हो, वो भी एक सर्वे है। तो सर्वे किसी भी चीज़ के लिए हो सकता है, किसी भी फॉर्म के लिए हो सकता है। अब सर्वे कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग जो सर्वे की बात करेंगे ये सेंसेक्स नहीं है, वो गवर्नमेंट करती है, वो अलग पार्ट है। हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, सैंपल सर्वे की। जो भी सर्वे हो रहा है वो कौन सा सर्वे है, सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे कौन सा होता है, जिसमें 100 लोगों से ना पूछकर हम सिर्फ 10 लोगों से पूछते हैं और वो 10 लोग 100 लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे की अगर हम बात कर रहे हैं तो सैंपल सर्वे करने के लिए सबसे पहला होता है डायरेक्ट इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यू मतलब आप लोगों के सीधा घर पहुंच गए, बताओ सर ये फॉर्म है, आप बताओ आप क्या क्या यूज़ कर रहे हो, फ्रिज कौन सा यूज़ कर रहे हो, टीवी कौन सा यूज़ कर रहे हो। सेकंड डायरेक्ट सर्वे हो गए, मूवीज़ देख के बाहर निकले हो, अगर आप फर्स्ट डे फर्स्ट शो 100% कोई ना कोई आप लोगों को बाहर ज़रूर मिल जाता है न्यूज़ वाला, मूवी का रिव्यू लेने के लिए। क्या है, डायरेक्ट इंटरव्यू है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में गए हो, रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपसे एक फॉर्म फिल करवा रहे हैं, क्या है वो, डायरेक्ट इंटरव्यू है। डायरेक्ट इंटरव्यू क्या है कि आप लोगों ने ही उसे यूज़ किया है, आप लोग सामने मिल गए और आपसे वो डायरेक्टली क्वेश्चनर फिल करवा रहे हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू हमारे यहाँ पे सबसे लार्ज लेवल पे यूज़ होने वाला मेथड है, जिसमें हम डायरेक्टली कस्टमर से एक ऐसा फॉर्म सेट क्रिएट करके क्वेश्चंस पूछते हैं जिससे हमारे को सारे के सारे सामने वाले को बताने की भी प्रॉब्लम ना हो और हमें यहाँ पे नोट करने के लिए भी ना हो। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जो भी हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो हमेशा किससे रहेंगे, स्केल बेस रहेंगे, यूनिट बेस रहेंगे। स्केल बेस क्यों रहेंगे, हमारे यहाँ पे ना अच्छे और बुरे की कोई डेफिनेशन नहीं है, राइट। ये है, इन्होंने बोला मेरा पेपर सर ना बहुत बेकार हुआ है, मैंने कहा ओके। अब यह कह रहा सर पेपर बहुत अच्छा हुआ है, तो मेरे हिसाब से तो इसका अच्छा हुआ है और इनका बुरा हुआ है, और सबके हिसाब से यही है। सेम है ना सबका सिनेरियो, या किसी का कुछ डिफरेंट है। अब मैंने पूछा अच्छा बच्चा बेकार हुआ, कितने नंबर आ जाएंगे, कह रही सर 5 नंबर का तो मैं पेपर छोड़ा ही हूँ, 2-3 नंबर का गलत हो गया तो 90 आएंगे मेरे, ठीक है। और वो कह रहा है कि सर 60 मार्क्स का तो बिल्कुल ठीक है। क्या वो अपनी जगह गलत था या ये अपनी जगह गलत थे? किसी का अच्छा हो सकता है किसी के बुरे से भी अच्छा हो, और किसी का बुरा हो सकता है किसी के अच्छे से भी अच्छा हो। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी वैल्यू को अच्छे या बुरे में डिफाइन नहीं कर सकते। हम लोग यहाँ पे क्या पूछेंगे, 0 से 10 का स्केल बताओ सर। आप लोगों ने भी देखा होगा जब भी कोई चीज़ आती है तो वो रैंक वाइज आती है, तो 0 to 5, 0 to 10, इन्हीं स्केल्स में हम उनसे पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? जैसे मैंने बताया कि 3 किसी के लिए अच्छा हो सकता है और किसी के लिए 5 भी एवरेज हो सकता है, 4 भी एवरेज हो सकता है। तो हम यहाँ पे उससे क्या पूछेंगे, स्केल वाइज पूछेंगे सारे क्वेश्चंस में। सेकेंड हमारे पास जो इंटरव्यू मेथड आता है वो आता है टेलीफोनिक इंटरव्यूज। टेलीफोनिक इंटरव्यूज कौन से होते हैं? मुझे ना यार 5-6 बंदों का इंटरव्यू लेना है। एक बैठा है चेन्नई, एक बैठा है मुंबई, एक बैठा है यहाँ पे कोलकाता साइड, एक बैठा है कश्मीर। अब क्या हर जगह विजिट करूँ एक पर्सन के लिए? नहीं। तो क्या करूँ, टेलीफोन करके उनसे सारे जो क्वेश्चन है पूछ लूँ ना, बेस्ट वे यही है। तो हमारे पास टेलीफोनिक इंटरव्यूज किस लिए यूज होते हैं? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कम हो।
तो हम टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ यूज़ करते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के बाद थर्ड इंटरव्यूज़ हमारे पास जो आते हैं, ये इंटरव्यूज़ हमारे पास आते हैं मेल। मेल इंटरव्यूज़ क्या होते हैं? मेल कर देना किसी को। यार हमारे यहाँ पे जितने भी बड़े लेवल के लोग हैं ना, डायरेक्टर पोस्ट पे होंगे या मैनेजिंग पोस्ट पे होंगे, वो आप लोगों को ना टाइम नहीं देते। आप लोग सर्वे वाले को टाइम नहीं देते, तो वो सर्वे वालों को कहाँ से टाइम देंगे, राइट? बट एक थंब रूल होता है किसी भी कॉर्पोरेट के लिए कि अगर आप उन्हें मेल करोगे तो वो आपको 24 आवर्स के अंदर मेल का रिवर्ट ज़रूर करते हैं। कोई भी मेल आपको 24 आवर्स के अंदर उस मेल का रिवर्ट आएगा। लेट सपोज अगर मैं उस बंदे को मेल कर रहा हूँ और उसमें मैंने 10 क्वेश्चंस पूछे हैं, वो उसके 7 का ही आंसर देना चाहता है, तो वो 7 के आंसर्स फिल करके ना वो मेल वापस कर देगा, राइट? तो इन लोगों से हमें पर्सनली मिलने का जो टाइम, मान लो 6 महीने तक उसके पास टाइम ही नहीं है, तो 6 महीने तक अपना मैं जो इंटरव्यू है वो होल्ड थोड़ी ना कर सकता हूँ, सर्वे होल्ड थोड़ी ना होगा। तो क्या कर सकते हैं हम उसके लिए? इंटरव्यू हम कैसे कर सकते हैं? मेल के थ्रू। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनडायरेक्ट इंटरव्यू। इनडायरेक्ट इंटरव्यू कौन से होते हैं? थर्ड पार्टीज। जैसे एग्जांपल, मैंने मुकेश अंबानी से पूछा कि आपका मोबाइल बिल कितना आता है, बता देगा? क्या कहेगा? कि अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके पता कर लो, राइट? मैं उससे पूछूं यार आपके कितने स्टोर्स हैं, आपको लगता है उसे ये भी पता होगा कि उसके कितने स्टोर्स हैं? क्या पूछेगा? एचआर में जाके पता करो, डिपार्टमेंट्स में जाके पता करो। तो हम लोग यहाँ पे, लेट सपोज मैं जानना चाहता हूँ कि रिलायंस कंपनी के अंडर कितने वर्कर वर्क कर रहे हैं, तो मुझे क्या अंबानी से पूछना चाहिए? नहीं, मुझे किससे पूछना चाहिए? एचआर वाले से पूछना चाहिए ना। अब एचआर वाला, अकाउंट्स वाला बता तो थर्ड पर्सन रहा है, लेकिन बता किसके लिए रहा है? रिलायंस ग्रुप के लिए बता रहा है ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इनडायरेक्ट इंटरव्यूज। इनडायरेक्ट इंटरव्यूज का बेस्ट जो वर्जन होता है वो होता है न्यूबॉर्न बेबीज के लिए, जो भी सामान यूज हो रहा है, वो क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, क्या यूज कर रहा है, कोई फर्क है हमारे लिए? क्या वो बता पाएगा ये चीज हमें? नहीं। तो कौन बता पाएगा? उसके पेरेंट्स, गार्जियंस, जो भी उसका टेक केयर कर रहे हैं, राइट? तो ये सारे के सारे इंटरव्यूज किस में आते हैं? इनडायरेक्ट इंटरव्यूज में आते हैं। क्लियर? कोई डाउट? कितने टोटल इंटरव्यूज हो गए हमारे? 4। कौन कौन से टाइप्स हैं, कैसे कैसे? फर्स्ट, डायरेक्ट इंटरव्यू। डायरेक्ट इंटरव्यूज कौन से होते हैं? जिसमें हम डायरेक्टली क्लाइंट से क्वेश्चनर्स करते हैं। सेकंड, टेलीफोनिक इंटरव्यूज। टेलीफोनिक इंटरव्यूज कौन से हो गए? होता तो डायरेक्ट पर्सन है, बट वो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज करते हैं। थर्ड कौन सा हो गया? मेल। मेल इंटरव्यूज कब करेंगे? टाइम ड्यूरेशन ज्यादा हो रही हो तो हम मेल करके किसी भी हायर क्लास के लिए हम लोग ये यूज करते हैं। एंड फोर्थ हो गया इनडायरेक्ट इंटरव्यूज। इनडायरेक्ट इंटरव्यूज में हमारे लिए क्या होता है कि थर्ड पार्टीज किसी कंपनी के लिए या किसी पर्सन के लिए हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रही होती है। देखो, इन इंटरव्यूज के बाद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो आती है डेटा कलेक्ट करना। थोड़ा सा डेटा के बारे में समझते हैं। आप लोगों ने मीन के फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, मीडियन के फॉर्मूलाज पढ़े होंगे, बहुत सारी फॉर्मूलाज आप लोगों ने पढ़े होंगे। आप लोगों ने 11th में कितने बच्चों ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, स्टैट्स पढ़ी है? सबने पढ़ी हुई है। स्टैट्स में एक टॉपिक था कोरिलेशन, पढ़ा था? नहीं, पहले से ही मना कर दो, हमें तो डिलीटेड टॉपिक था सबका ही। पढ़ा था? कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था? याद नहीं है। फॉर्मूलाज कभी भी याद नहीं रहते ऐसे फॉर्मूलाज। चलो, आप लोगों ने मीन मीडियन तो पढ़ा था। मीन का स्टेप डेविएशन फॉर्मूला क्या था? फायदा क्या ऐसी पढ़ाई का जिसको हमें रट के लर्न किया हो? बता। ए क्या था? कौन सी? एज्यूम वैल्यू होती है। क्यों होती है वैसे? ऐड क्यों कर रहे हैं? हमें कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे लर्न नहीं करना। हमारे साथ प्रॉब्लम्स ही यही हैं कि हम लोग जो फॉर्मूलाज लर्न कर रहे हैं, स्टैट्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताता हूँ कि स्टैट्स में हमने जो भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं या जो भी कंडीशंस पढ़ी हैं वो हमने लर्न की हुई हैं, और इसी दैट्स द रीज़न हमें ये भी नहीं पता कि वो फॉर्मूला लगता क्यों है, फॉर्मूला था क्या और उसे अप्लाई कैसे करना है।
आप लोगों को सबसे पहली चीज जो डेटा है उसको समझना है। अगर आपको डेटा समझ आ गया ना तो आपको उसके बाद में अभी आपको 2 फॉर्मूलाज अभी लर्न करवाता हूं, आप खुद बना रहे होगे कि वो फॉर्मूला बनता कैसे है। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहली चीज आती है इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज इज कॉल्ड अ रॉ डेटा। रॉ डेटा मतलब जो मैं डेटा नॉर्मली कलेक्ट कर रहा हूं। अब हमारे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, मैंने 10 बच्चों से पूछा उनके मार्क्स कितने आए हैं अकाउंट्स में। 20 मार्क्स का कोई टेस्ट हुआ था, ठीक है। एक ने बताया 17, चलो मान लो 8 स्टूडेंट्स थे। दिस इज व्हाट वी कॉल इंडिविजुअल सीरीज। यही इंडिविजुअल सीरीज है, रॉ डेटा कहते हैं जिसे हम। अगर देख लो 5 बच्चे हैं, 7 बच्चे हैं, देखो ऑल्दो आप लोगों को अभी फॉर सीए लेवल आप लोगों को डेटा कंस्ट्रक्ट नहीं करना होता। आप लोगों को रॉ डेटा यानी इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस तीनों मिलती हैं, बट जब तक हम उसके बारे में समझेंगे नहीं कि हमें ये बनानी क्यों है, बनानी कैसे है, आप लोग कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं आपको थोड़ा सा 5-10 मिनट लगेंगे, लेकिन आप लोगों को मैं समझा रहा हूँ कि ये बनती कैसे हैं और इनका यूज कैसे है, तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि हम लोग उसे यूज कैसे कर रहे हैं। जो फॉर्मूलाज आप लोग भूले बैठे हो वो आपको कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये कौन सी सीरीज है बच्चा? इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में आपको सिर्फ नंबर बता रखे हैं, मार्क्स बता रखे हैं। कितने बच्चे हैं? ये 8 स्टूडेंट्स हैं। 8 बच्चे हैं, ठीक है, मैं 8 की यहाँ पे एवरेज भी निकाल सकता हूँ, जो जो कहोगे वो निकाल सकता हूँ, बट बच्चे बढ़ गए। अब यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो 25 स्टूडेंट हो गए। अब मैं 25 स्टूडेंट्स के ऐसे नंबर लिख दूं, क्या आप उस डेटा को यूज कर पाओगे? आंसर इज नो, डिफिकल्ट रहेगा, राइट। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम इस सीरीज को ही कन्वर्ट करते हैं किसमें? डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज में मैंने देखा यार 15 नंबर ना 3 बच्चों के आए हुए हैं, ये मार्क्स हैं और ये एफ है। एफ क्या होता है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट्स के 15 नंबर आए हुए हैं। 16 मार्क्स आए हुए हैं 4 स्टूडेंट्स के, 17 मार्क्स आए हैं 5 के, 18 मार्क्स आए हैं फिर 3 के, 19 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट्स के और 20 मार्क्स आए हुए हैं 3 स्टूडेंट्स के। क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी को? आप लोगों को कौन सी सीरीज दिख रही है? डिस्क्रीट सीरीज दिख रही है। ये कितने बच्चों को ये इंडिविजुअल सीरीज भी दिख रही है? कोई है ऐसा जिसे इंडिविजुअल भी दिख रहा हो? अगर नहीं दिख रहा तो दिखना चाहिए। मुझे ये इंडिविजुअल भी दिख रहा है। मुझे यहां पे 15 कितनी बार लिखा हुआ दिख रहा है? 3 बार। 16 कितनी बार लिखा हुआ दिख रहा है? 4 टाइम्स। 17 5 टाइम्स। आप लोगों ने अपने अपने 12th की परसेंटेज निकाली थी, अपने अपने 12th के मार्क्स की एवरेज निकाली थी, सबने निकाली थी। क्या किया था निकालने के लिए? सबको ऐड किया था, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यही किया था। अगर मेरे को ये जो ऊपर एक सीरीज दी हुई है, ये वाली सीरीज इंडिविजुअल सीरीज, मुझे इसकी एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने का सिंपल सा तरीका क्या है? सबको ऐड करें। देखो हमारे लिए 2 प्रॉब्लम्स होती थी वहां पे, एक तो कैलकुलेशन होती थी, उसके लिए हमारे लिए कैलकुलेटर अलाउड है। दूसरा फॉर्मूलाज होते थे, मैं फॉर्मूलाज बनाना सिखा रहा हूं। दोनों चीजें आप लोगों के लिए यहाँ सॉर्टेड हो जाएंगी। फर्स्ट मेरे को इसकी एवरेज निकालनी है। क्या करूं? 17 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 11 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 15 प्लस 16, टोटल कितना आ गया? 129, जो भी आया। डिवाइड किससे करूं? डिवाइड किया 8 से, वैल्यू आ रही है 16.125। वो मेरे लिए क्या आ गई? एवरेज ऑफ द क्लास आ गई, राइट। अब यही चीज मेरे को डिस्क्रीट में निकालनी है। हमने पीछे क्या किया था? सबको ऐड किया था। 15 कितनी बार दिख रहा है आप लोगों को? 3 टाइम्स। इंडिविजुअल दिख रहा है सबको? किसी को नहीं दिख रहा तो बता दो, मैं लिख देता हूं एक बार। सबको दिख रहा है? 15 कितनी बार है? 3 टाइम्स है। 16 कितनी बार है? अब 15 को आप क्या करोगे? 3 बार ऐड करोगे। 15 प्लस 15 प्लस 15 जो लिखा हुआ है एवरेज, अगर मैं 15 प्लस 15 प्लस 15 करूं या 15 इंटू 3 कर दूं, बात तो एक ही है। 16 को 4 टाइम्स ऐड करूं या 16 इंटू 4 करके 64 कर दूं, बात तो एक ही है। तो हमारा पिछली बार फॉर्मूला क्या था? सिग्मा एक्स अपॉन एन। अब यहां इस सीरीज में सिग्मा एक्स कैसे निकल रहा है? एफ एक्स कर रहा हूं तो टोटल एक्स ही तो बन पा रहा है, और डिवाइडेड बाय किससे किया था? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहां ये क्या है? सिग्मा एफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है?
इसीलिए सिग्मा एफ से डिवाइड किया जाता है। दिस इज समथिंग जो हमारे फॉर्मूलाज वहाँ पे क्रिएट होते हैं। हमारे पास 3 टाइप की सीरीज होती हैं, थोड़ा सा इसको भी भूल जाओ, मीन वगैरह में जब मैं ये कराऊंगा दोबारा कराऊंगा। अभी आप लोगों के लिए सीरीज को समझना इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि अगर आपको सीरीज समझ आ गई ना, तो उसके बाद आपके लिए फॉर्मूलाज वगैरह वो सब कुछ भी नहीं रहेगा। हमारे लिए प्रॉब्लम वहाँ पे क्या रहती है, हमारे लिए प्रॉब्लम रहती है कि हमें सीरीज ही नहीं पता कि क्या डिफरेंस है दोनों में। पढ़ा तो सबने है ना, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम के डिफरेंस नहीं पता था, लास्ट टाइम भी मैंने पूछा था जिन बच्चों ने पढ़ चुके थे यहाँ पे। और आप लोगों के लिए अब आपका सब्जेक्टिव पेपर नहीं है, इस चीज को दिमाग में डालो। मैथ्स के क्वेश्चन आपको फिर भी प्रैक्टिकल मिलेंगे। स्टैट्स में मैं गारंटी देता हूं 40 मार्क्स में से 20 to 25 मार्क्स का पेपर थ्योरेटिकल आने वाला है। और वो थ्योरी पेपर में क्या पूछने वाले हैं, थ्योरी पेपर में वो आप लोगों से इसी स्टैट्स का बेसिक पूछने वाले हैं। आप लोगों से पूछने वाले हैं बार ग्राफ के बारे में, हिस्टोग्राम के बारे में। एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज है, उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे तो किस फॉर्म में करोगे? तो जब हमें पता ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, हम उसको कैसे लिख पाएंगे, राइट? तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैट्स में थ्योरी पार्ट उसका और उसका बेसिक नॉलेज। आप जो भी पढ़ रहे हो, स्टैट्स इज समथिंग, मैथ्स में फिर भी कहूंगा परमोटेशन वगैरह इतना आपको आगे यूज ना भी करना पड़े। फाइनेंस इज समथिंग जो आपको बैंकिंग के लिए यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज स्टैट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा इन फ्यूचर। आप जो अकाउंट्स वगैरह का डेटा भी बनाते हो ना, उस डेटा को भी कन्वर्ट स्टैट्स में ही किया जाता है बाद में। इसीलिए स्टैट्स आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, इसीलिए इसको अच्छी तरह समझ लो। और बहुत इजी है, इंटरेस्टिंग है। आज की डेट पे हाईएस्ट जॉब्स जो मिल रही हैं, आप लोगों ने देखा होगा, जो मैं बता नहीं रहा था कि एमबीए करने के बाद जो बच्चे फाइनेंस में जॉब कर रहे हैं, वो यही डेटा मैनेज ही तो कर रहे हैं सारा का सारा। और इस डेटा मैनेज करने के उनको इतनी अच्छी अच्छी सैलरीज मिल रही हैं। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, 2 टाइप्स की हम लोगों ने पढ़ ली हैं। पहला कौन सा था बच्चा? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल कौन सा है? रॉ डेटा, जिसमें आपके पास क्या होगा? सिर्फ एक्स। आपके पास क्या होगा? सिर्फ एक्स। सेकंड कौन सा है? डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या है? एक्स एन नंबर ऑफ। अब ये हम कब यूज करते हैं? जब रिपीटेशन होती है। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे 50 मार्क्स का पेपर कंडक्ट करा, एक के 15 है, एक के 17 है, एक के 18 है, क्या उसे डिस्क्रीट में कन्वर्ट करने का कोई फायदा होगा? मैथ्स में मार्क्स लिखता जा रहा हूँ, सामने सब में 1 1 1 1 लिखता जा रहा हूँ, कोई बेनिफिट मिला? आंसर इज नो। इसीलिए उस डेटा को अरेंज करने के लिए हमारे पास थर्ड सीरीज आती है, एंड थर्ड सीरीज इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। कॉन्टिन्यूअस सीरीज 2 टाइप की होती है, क्लोज्ड एंड ओपन। ओपन सीरीज हुई, पहले चलो क्लोज की बात करते हैं। 0 to 10 जो हमारी एक्चुअल में यूज होती है, राइट? लेट्स सपोज उसने मेरे को बोला 0 से 10 3 बच्चों के मार्क्स हैं, 10 से 20 12 स्टूडेंट्स के हैं, 15 स्टूडेंट्स के हैं। दिस इज समथिंग जो हमें उसने वहां पे डेटा गिवन है। बट ये कहना क्या चाह रहा है? ये कह रहा है कि 0 से लेके 10 तक कितने बच्चों के मार्क्स हैं? 3 बच्चों के मार्क्स हैं। अब यार मेरे को ये गैप तो समझ नहीं आ रहा कि यार 0 कहूँ या 10 कहूँ। अब मैंने क्या हुआ, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। मैं गया, मैं कहीं घूम रहा था, कहीं मेरे को मेरा एक फ्रेंड मिला, तो हम लोगों ने ऐसे डिस्कस किया। मैंने कहा यार और क्या कमा लेता है आजकल? तो उसने मेरे को बोला महीने का 1-2 लाख रुपए कमा लेता हूँ। अब 1 लाख या 2 लाख तो कितना मानूं? 1.5 लाख। सीजीपीए का सुना हुआ है? अगर मेरे को सीजीपीए को कन्वर्ट करना परसेंटेज में तो क्या करना होता था? इनटू किससे कराना होता था? 9.5 से। अगर किसी की 10 सीजीपीए है, 10 सीजीपीए का मतलब है 95%। इसका मतलब पता है क्या हुआ? 10 सीजीपी का मतलब होता है कि उस बच्चे के जो मार्क्स हैं वो कितने हैं? 90 से 100 के बीच में है। अब अगर किसी बच्चे के मार्क्स 90 to 100 के बीच में हैं, तो मैं उसके मार्क्स कितने मानूंगा? 95। अगर किसी बच्चे के, किसी ने मेरे को इनकम बताई है 1 लाख से 2 लाख, तो मैं उसकी इनकम कितनी मानूंगा? 1.5। अब डेटा मुझे मिला है, मुझे बोला है कि इन 3 बच्चों के मार्क्स है 0 to 10, कितने मानूंगा? 5। इसीलिए हम इस केस में क्या करते हैं? मिड वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, राइट? तो वो हमारी आगे की कंडीशंस हैं। बट अगर हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज की बात कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में वी हैव 2 टाइप्स ऑफ सीरीज। फर्स्ट इज क्लोज्ड सीरीज एंड सेकेंड इज ओपन सीरीज।
हमारा डेटा कैसे होता है, एक्यूरेट होता है नहीं होता? डेटा जो आप कलेक्ट करने जा रहे हो एक्यूरेट है या नहीं है? आंसर इज नहीं है। तो अभी तो बताया कि हमारे यहाँ के डेटा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाले होते हैं। अब मैं गया एक बंदे के पास, वो हमारे यहाँ ना प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है हमारे लोगों की मेंटेलिटी। अब एक के घर गया, डेटा उससे मैंने पूछा आप कितने एसी यूज़ कर रहे हो? उसे लगा यार कहीं इनकम टैक्स वाला ना हो। उसने कहा भैया हमारे घर तो कोई एसी ही नहीं है, जबकि उसके घर में 5 एसी लगे हुए हैं। अब मैं कितने लिखूं? मेरे को दिख रहा है भाई एसी का पानी टपक रहा है वहां पे, लेकिन मैं क्या लिख सकता हूं वहां पे एसी है? आंसर इज नो। मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 0 एसी, क्योंकि सामने वाले ने मुझे ये डेटा दिया है। अब मैं सेकंड के घर गया, अब वो आंटी थी बड़ी लंबी लंबी फेंकने वाली, घर में एक ही रूम है, छोटे से घर में रह रही है, 1 रूम है, 1 BHK। मैंने पूछा हाँ जी आपके यहाँ कितने एसी हैं? उन्होंने कहा हमारे घर तो 4 एसी हैं। कितने लिखने पड़ेंगे? 4 लिखने पड़ेंगे। क्या डेटा की एक्यूरेसी पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा ना, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ जगहों पे बढ़ा रहे हैं, कुछ जगहों पे कम कर रहे हैं। अब बात करते हैं यही सेम चीज इनकम की। एक के घर गए, हमने बोला कितनी इनकम है? उन्होंने कहा 10-15 हज़ार रुपये कमा लेते हैं, जबकि इनकम कितनी थी उनकी? लाखों में थी। और एक आंटी जिनकी इनकम बिल्कुल कम थी, तो उन्होंने बताया नहीं 8-10 लाख रुपए कमा लेते हैं महीने के, वो भी। तो डेटा हमारा फ्लक्चुएट हो रहा था। लेकिन हम इस बीच में एक गवर्नमेंट सर्वेंट के घर गए। गवर्नमेंट सर्वेंट अपनी इनकम क्यों छुपाएगा? क्योंकि उसको तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ही पे कर रही है, टैक्स कट के आ रहा है। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा सर आपकी इनकम कितनी आती है एनुअली? उसने बोला मेरी इनकम है 9.5 लाख पर एनम। मेरा डेटा था ये, कहां डालूं? उसने बोला 9.5 लाख, कहां डालें? ऊपर वाले में या नीचे वाले में? 0 से 9 लाख की रेंज में डालूं या 10 to 19? रेंज ही नहीं है 9.5 की तो हमारे पास, या है? और अगर एक चीज बताओ, मैं अगर किसी वैल्यू को ऊपर या नीचे करके इसमें 50,000 का चेंज करता हूं, तो क्या एक्चुअल चेंज 50,000 है? आंसर इज नो। क्योंकि अगर मैं 0 to 9 की स्लैब चेक कर रहा हूं, कोई मुझे बोले कि मैं 0 to 9 की स्लैब में बिलोंग करता हूं, तो मेरे हिसाब से उसकी इनकम कितनी है? 4.5 लाख है ना। उसकी इनकम कितनी थी जिसने मेरे को बताया था? 9.5। यानी मैं 50,000 के चेंज में उसकी इनकम में 5 लाख का चेंज कर रहा हूं। एंड दैट्स द ओनली रीजन 2003-4 के बाद से ये वाली सीरीज को ही इन्होंने डेटा से रिमूव कर दिया है। इफ यू गेट ओपन इंटरवल, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू अ क्लोज वन। और उसको करने के लिए, क्लोज करने के लिए, आपको मैं भी एक इसमें भी करा रहा हूं, एक और क्वेश्चन भी करा रहा हूं। आपको गैप चेक करना है, इनमें गैप कितना आ रहा है? कितने का गैप है? 1 का हाफ कितना होता है? 0.5। आपको इसमें से माइनस कराना है और इसमें प्लस कराना है। तो सीरीज क्या हो जाएगी बच्चा? -0.5 to 9.5, 9.5 to 19.5। फिल हो गया ना पूरा का पूरा। और आप लोगों का जो ये एंड होता है क्लोज इंटरवल, इसे हम कहते हैं सिंगल एंड मेथड। सिंगल एंड, आप या तो ये वाला एंड यूज करते हो या ये वाला एंड यूज करते हो। अगर आपने यहाँ पे 0-10 इंक्लूड किया है तो 20 यहाँ इंक्लूड होगा, ये वाला एक्सक्लूडेड हो जाएगा फिर, राइट। तो वो डेटा कलेक्शन के लिए यूज होता है। अब अगर यही चीज, अब ना एक क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम, 0 to 4.5, 5 to 9.5। नाउ गैप कितना है? 0.5। 0.5 का हाफ कितना होता है? 0.25। 0.25 इसमें से माइनस होगा और इसमें ऐड होगा, तो न्यू सीरीज क्या होगी? 0.5 to 4.75, 4.75 to 9.75 and so on, right? This is what we call, क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं ओपन टू क्लोज कन्वर्जन, राइट। एंड वन मोर थिंग, किसी भी क्वेश्चन को ओपन एंड से सॉल्व नहीं करोगे, किसी भी क्वेश्चन को। अगर आप लोग सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव में मैं बता दूंगा कि किस किस में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट कन्वर्जन कंपलसरी है। अगर आपको स्टेटमेंट में कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आप ओपन एंड को डायरेक्टली यूज कर सकते हो? तो आंसर होगा नो, हम ओपन एंड को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। वी हैव टू कन्वर्ट इनटू अ क्लोज्ड वन। ठीक है, क्लियर? कोई डाउट? अब हम लोग जो यहाँ पे डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इस डेटा की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इस डेटा को प्रेजेंट करना।
हम लोगों ने उसे इक्वेशन वेज तो रिप्रेजेंट कर दिया। हमारे पास अब इसकी प्रेजेंटेशन आती है ग्राफिकली प्रेजेंटेशन। हेडिंग दे दो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। इसमें कुछ चीज़ें आती हैं, मैं आप लोगों को वन बाय वन लिखवाता जाता हूँ और ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बेस पे आपको एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। सबसे पहला आता है लाइन डायग्राम। लाइन डायग्राम क्रिकेट मैचेस देखते हो सारे? कभी ना कभी देखा होगा मैच, ऐसा नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो, बट हाँ देखते तो हो ना। फर्स्ट ओवर से उसने बताया कि रन रेट कितनी जा रही है टीम की, 6 से चालू हो रही है, 6.5, ये इस तरीके से बना के पूरा एक डायग्राम बना रखा होता है ना 50 ओवर्स तक का, यहाँ तक का। दिस इज व्हाट वी कॉल लाइन डायग्राम। किसी भी वैल्यू को अगर आप लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसे हम लाइन डायग्राम कहते हैं। और लाइन डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए आपको सिर्फ उसके पॉइंट्स प्लॉट करने होते हैं, राइट। तो हमारे पास सबसे पहली रिप्रेजेंटेशन क्या आती है, लाइन डायग्राम। ये इंडिविजुअल डेटा को भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, डिस्क्रीट को भी कर सकते हो और कॉन्टिन्यूस को भी कर सकते हो। तीनों चीज़ें इससे ड्रॉ हो सकती हैं। सेकेंड हमारे पास आता है मल्टीपल लाइन डायग्राम। सेम मैच, दो टीम्स, टीम ए एंड टीम बी, दोनों टीम्स का एक साथ नहीं बना सकता ताकि कंपेयर किया जा सके। इसे क्या कहते हैं, मल्टीपल डायग्राम, लाइन डायग्राम, राइट। लाइन डायग्राम जनरली हम किसी भी वैल्यू के लिए, किसी भी इंडिविजुअल सीरीज के लिए या किसी भी डिस्क्रीट सीरीज को लाइन बेस पे रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल वे से हम उसको यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका कोई क्रिटिकल यूज़ नहीं है, या मीन मीडियन वगैरह में कहीं इसका कोई यूज़ नहीं है। ये हमारा नॉर्मली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है। हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ें आती हैं वो दो हैं, हेडिंग दे दो, बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। किसी भी चीज़ से बन सकता है, यस, तीनों में बन सकता है। हमारे पास अब जो दो चीज़ें आती हैं, इन दोनों में डिफरेंस सबको पता होना चाहिए, बिकॉज ये डिफरेंस कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है और कई बार आप लोगों से ये पूछा गया है कि किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए आप कौन सा ड्रॉ करोगे, बार ग्राफ। और हम लोगों को सिर्फ एक चीज़ याद होती है कि बार ग्राफ में स्पेस होता है और हिस्टोग्राम में स्पेस नहीं होता। यही होता है ना डिफरेंस। फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, हमें ये तो पता है कि एक में स्पेस होता है एक में नहीं होता, लेकिन ये नहीं पता कि स्पेस क्यों होता है और क्यों नहीं होता। बार ग्राफ में स्पेस होता है, क्यों होता है, बिकॉज यहाँ पे हम दो चीज़ों को जिनको पुट कर रहे हैं उनमें आपस में कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अगर मैं फर्स्ट जो बॉक्स बना रहा हूँ वो राइस का बना रहा हूँ, तो सेकंड जो बॉक्स है वो क्लोथ्स का हो सकता है, थर्ड व्हीट का हो सकता है। तो किसी भी चीज़ के यहाँ बॉक्सेस है, क्या आप राइस की प्रोडक्शन को क्लोथ्स की प्रोडक्शन से कंपेयर कर सकते हो? आंसर इज नो। तो बार ग्राफ किसके लिए ड्रॉ होता है, किसी भी इंडिविजुअल सीरीज के लिए हम बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। लिख लो, बार ग्राफ के आगे लिख लो ब्रैकेट लगा के, फॉर इंडिविजुअल सीरीज where there is no comparison between two terms, where there is no comparison between two terms. And next is histogram. Histogram is for continuous series. ये आपकी एक continuous series के लिए ड्रॉ होता है। एंड ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूस सीरीज एक ही उसका है, तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। और ये कॉन्टिन्यूस सीरीज एक ही क्वेश्चन के लिए है। लेट्स सपोज जैसे मैंने भी आपको बताया था कि मैंने 0 to 50 का टेस्ट लिया था, 50 नंबर का। अब क्या मैं, किसी बच्चे के 10 नंबर आए हैं, किसी बच्चे के 40 नंबर आए हैं, क्या उन्हें कंपेयर किया जा सकता है? आंसर इज ये, सेम टेस्ट ही तो दिया है, तभी तो उनको लेवल पता चल जाएगा ना एक ही टेस्ट से। क्या आप अपने टेस्ट, लेट्स सपोज आप लोगों ने 11th के पेपर दिए और आपके ब्रदर ने या सिस्टर ने 2nd क्लास के पेपर दिए, क्या आप दोनों कंपेयर कर सकते हो एक दूसरे के मार्क्स को? क्या आपका भाई या बहन आपको चिढ़ा सकता है, अरे तेरे तो 70 आए हैं, मेरे तो 90 आए हैं? वो तो चिढ़ा सकता है, बट एक्चुअल में क्या कोई कंपैरिजन है? आंसर इज नो। आप कंपेयर कब कर सकते हो? जब आप अपनी ही क्लास के बच्चों से कंपेयर कर रहे हो। आपके 70 एक के 75 है, ऑटोमेटिकली 75 इज बेटर देन 70।
बट आपके ब्रदर के जो सेकंड में है उसके 75 है और आपके 70 है, तो ऑटोमेटिकली 70 इज बेटर देन 75, राइट। तो कंपैरिजन हम लोग वहां पे नहीं कर सकते, इसलिए इंडिविजुअल सीरीज क्रिएट करते हैं। और यहाँ सेम सीरीज में हमारे यहाँ पे वैल्यूज हैं, इसीलिए हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस सीरीज क्रिएट कर रहे हैं, राइट। हिस्टोग्राम किस चीज के लिए बन रहा है, कॉन्टिन्यूस डेटा के लिए बन रहा है, और बार ग्राफ इंडिविजुअल डेटा के लिए क्रिएट होता है। हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाई थी ना एक लाइन, याद है, व्हाट वी कॉल्ड इट, नो इट्स नॉट अजाइल, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी बार और अ पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी बार कहते हैं इसे, और अगर मैं इसे बेस लाइन से ज्वाइन कर दूं तो उसे हम पॉलीगन कहते हैं, राइट। नोट कर लो, मिड पॉइंट्स की जो ज्वाइनिंग लाइन है उसे हम क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बार। अगर मैं इसे ग्राउंड लेवल से टच कर देता हूं तो ये पॉलीगन में कन्वर्ट हो जाती है। पॉलीगन में और फ्रीक्वेंसी बार में ये डिफरेंस होता है कि पॉलीगन ग्राउंड से शुरू होकर ग्राउंड पे खत्म होती है और फ्रीक्वेंसी बार सिर्फ मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है, दैट्स इट। बट इस बेस का डिफरेंस आप लोगों के लेवल पे नहीं पूछा जाता, आप लोगों को सिर्फ ये पता होना चाहिए फ्रीक्वेंसी बार है, ये हिस्टोग्राम से बनता है, यस। और आप जो बच्चा ओजाइव कह रहे थे, ओजाइव लेस देन एंड मोर देन सीरीज के लिए क्रिएट किया जाता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को जब आप ड्रॉ करते हो तो वो हमारा ओजाइव कहलाता है। एक ही अभी आप लोगों के लिए कॉन्टिन्यूस सीरीज के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके क्रिएट होता है, यस। क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट आता है हमारे पास, क्या कहते हैं इसे, याद है, पाई चार्ट्स। जनरली पाई चार्ट्स पता है आप लोगों को हम लोग किस बेस के लिए यूज करते हैं, ग्राउंड लेवल के लिए यूज करते हैं, याद रखना। अर्थ से रिलेटेड कोई भी चीज हो रही है, आप लोगों को बताया जा रहा है कि हमारे यहाँ पे 40% वीट बन रहा है, 30% राइस है, प्रोडक्शन लेवल, तो किस पे रिप्रेजेंट करोगे, पाई चार्ट पे रिप्रेजेंट करोगे। ग्राउंड लेवल की किसी भी चीज को अगर आप लोगों को रिप्रेजेंट करना है तो पाई चार्ट की वैल्यू कैसे निकालते हैं, याद है किसी को, कैसे, डिवाइडेड बाय 360, राइट। 360 से कन्वर्जन होती है इसकी, कन्वर्जन कैसे होती है वो आई विल सॉल्व इट इन द नेक्स्ट, क्योंकि सेंट्रल टेंडेंसी में है। अभी आप लोगों को पाई चार्ट किस लिए यूज हो रहा है, पाई चार्ट यूज हो रहा है ग्राउंड लेवल के लिए यूज हो रहा है, राइट। ये सब ऐसे ग्राफ्स हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, राइट। नेक्स्ट है ओजाइव्स, सेकेंड लास्ट, इसके बाद एक लास्ट बचता है बस। ओजाइव्स को लेस देन एंड मोर देन सीरीज के लिए हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पढ़ा है ना आप लोगों ने, CF को लेस देन और मोर देन सीरीज को जब आप ड्रॉ करते हो तो उसे क्या कहते हैं, ओजाइव कहते हैं। जब हम ग्राफिकली वैल्यूज निकालना सीखेंगे तब ये सारा करेंगे, मीन मीडियन मॉड जब करेंगे तो मैं ग्राफिकली भी निकालना सिखाऊंगा, तो आपको ओजाइव भी निकालेंगे हम लोग तब उस टाइम पे। हिस्टोग्राम से मीडियन निकालना और मॉड निकालना भी सीखेंगे, तो वो सारी सीरीज हम तब करेंगे। अभी आप लोग सिर्फ समझ लो कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं, बननी कैसे हैं, ड्रॉ कैसे होनी है, वो बात का काम है जब हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। हाँ हाँ वो भी है, क्योंकि आप लोगों को कई बार ग्राफ दिए जाते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं हमारे इसमें, इसको समझने से पहले आप लोगों के लिए हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन क्या है, हार्ट सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। और इस ऑर्गन को चेक करने के लिए जो टेस्ट होता है उसे क्या कहते हैं, ECG। ECG की रिपोर्ट आप लोगों ने देखी होगी, समझ आई नहीं होगी, या आई किसी को, आ गई समझ? ओ ओके, चलो। नाउ जब हम ECG की रिपोर्ट की बात करते हैं तो ECG की रिपोर्ट कुछ इस तरीके से होती है, राइट। मुझे तो बड़ी खराब सी लग रही है, डॉक्टर कहता है सब सही चल रहा है, राइट। और मेरे लिए लग रहा है कि हाँ अब नॉर्मल है, तो डॉक्टर आई एम सॉरी कह चुका होता है, यही है ना। नाउ ये कैलकुलेट कैसे होती है,
ये जो एक्चुअल में डेटा है ये इसने भी मेडिकल नहीं पढ़ा है। हम लोगों के पास जब हम लोग MBBS वगैरह करते हैं तो 4th ईयर में 7th सेमेस्टर में एक स्टैट्स का ही पार्ट है जिसे हम कहते हैं बेल शेप डायग्राम्स, जो आप लोगों के स्टैट्स में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। दीज आर द बेल शेप डायग्राम्स। थोड़ा सा सही से बना देते हैं। बेल शेप डायग्राम्स हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डायग्राम है। यानी सिर्फ आपको ये जो बेल शेप डायग्राम है सिर्फ स्टैट्स में नहीं, आप लोगों को ये बायो में भी यूज होता है। काफ़ी सारे ऐसे सिंबल्स हैं, काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो बेल शेप डायग्राम से सॉल्व होती हैं। इसीलिए अगर आपसे कभी कोई पूछे कि कौन सा शेप डायग्राम सबसे ज़्यादा यूज होता है या सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, बेल शेप डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। राइट? इसको एक और नेम से जाना जाता है, उसका नेम है कर्टोसिस। कर्टोसिस जो नेम है वो एक्चुअल में कंगारूज के उससे लिया गया है। अगर आप इसकी हाफ शेप को छुपा दो तो आपको फील आएगी कि कंगारू खड़ा है। अब अगर हम लोग यहां पे देखें, दो पार्ट में अगर मैं इसे ब्रेक कर दूं तो ये उसकी इमेज ही तो है, लेफ्ट एंड राइट इमेज। अब इस इमेज को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। नेशनल ज्योग्राफी पे आप लोगों ने कंगारू को चलते हुए जरूर देखा होगा। राइट? उसकी 3 स्टेजेस होती हैं, लेप्टो, मेसो एंड कर्टो। सेम 3 स्टेजेस पे हमारा हार्ट वर्क करता है। मैं यहाँ पे नॉर्मली रिलैक्स बैठा हूँ और कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठा हूँ। हार्ट कैसे वर्क कर रहा होगा? एक स्मूथ, अगर हम लोग पीछे वापस इस डायग्राम पे आए तो ये हार्ट पंपिंग होती है जिसे हम ECG में कैच करते हैं। अब वहां पे डॉक्टर इसे मेजर कैसे करता है? आपकी ये ग्राफ है, ये इफ द फर्स्ट ग्राफ, सेकेंड ग्राफ एंड थर्ड ग्राफ एक दूसरे के साथ सिमेट्री क्रिएट कर रहे हैं तो आपका हार्ट प्रॉपर वर्क कर रहा है। मैं आपको 3 कंडीशन जो हैं वो तीनों समझाता हूँ। पहला, मैं नॉर्मल बैठा हूँ, हार्ट पंप कर रहा होगा, स्लोली पंप कर रहा होगा और ब्लड सर्कुलेशन कम चाहिए तो वो कम पंप कर रहा होगा। सेम अगर कंगारू चल रहा है, नॉर्मली वो जंप करता हुआ चल रहा है। अब मैं रनिंग करता हुआ आया हूँ, राइट? अगर मैं रन करके आया हूँ तो हार्ट क्या फास्ट काम करेगा या नॉर्मल वैसे ही काम करेगा? फास्ट काम करेगा। क्यों? क्योंकि बॉडी को ब्लड ज़्यादा चाहिए सर्कुलेशन के लिए, तो क्या हो रहा होगा? ज़्यादा पंप हो रहा होगा। प्रॉब्लम है क्या कोई इस सिचुएशन में? यस और नो? नॉर्मल सिचुएशन है, इट्स अ नॉर्मल सिचुएशन। बॉडी को ब्लड चाहिए, हार्ट काम कर रहा है, दिक्कत ही नहीं है। थर्ड सिचुएशन है, मैं रनिंग भी करके आया और मैं स्टेयर्स पे भी मैंने कम से कम 20-25 राउंड भाग लिए। अब क्या होगा? हार्ट को और ज़्यादा ब्लड की ज़रूरत होगी, मतलब बॉडी को, तो हार्ट क्या कर रहा होगा? और ज़्यादा तेज पंप कर रहा होगा। अब तीनों प्रॉब्लम, तीनों सिचुएशंस में कोई सिचुएशन प्रॉब्लम वाली सिचुएशन नहीं है। आपकी जो हार्ट की पंपिंग है वो आपकी करंट सिचुएशन पे डिपेंड करती है कि आप नॉर्मल रिलैक्स बैठे हो, वॉक कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो। प्रॉब्लम कब आती है? कि जब मेरा फर्स्ट जो बट सेकंड उतना जंप नहीं हुआ, थर्ड बड़ा जंप हुआ, फिर नॉर्मल जंप हुआ, ये चल रहा है। फर्स्ट जंप के बाद हार्ट को दोबारा बड़ा जंप करना चाहिए था बिकॉज ब्लड फर्स्ट और सेकंड में सेम चाहिए होगा बॉडी को, लेकिन क्या वो सेम जंप कर पाया? नहीं कर पाया। प्रॉब्लम सिचुएशन है ना। सेकंड जंप के बाद थर्ड जंप उसने वापस बड़ा किया जोर लगा के, लेकिन फोर्थ पे वो वापस क्या हो गया? डाउन हो गया। दैट मीन्स हार्ट इज नॉट हेल्दी। और इसके बाद डॉक्टर्स आपको कंडीशंस के हिसाब से ट्रीट करते हैं, राइट? सेम कर्टोसिस की कंडीशंस होती हैं। कर्टोसिस 3 टाइप से वॉक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल कूद करके चल रहा है, तेज भाग रहा है, या उसके पीछे अगर मान लो लॉयन या टाइगर बन जाए तो और तेज भाग रहा है। तीनों सिचुएशंस नॉर्मल हैं उसके जंप करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अगर एक कर्टोसिस पहली जंप करने के बाद सेकंड जंप उस लेवल पे नहीं कर पा रहा, मतलब उसके पैर में या कहीं कोई इंजरी तो है ना, राइट? तो उसकी उस इंजरीज को हम लोगों ने लेके काफी सारी थ्योरम्स बनाई हैं और इन थ्योरम्स को हम कहते हैं कर्टोसिस।
स्क्यूनेस, मूवमेंट एंड कर्टोसिस, ये पूरा एक थ्योरी है पूरी हमारे इसकी। तो ये आप लोगों को अभी जनरली नहीं पढ़ना, बट आपको सिर्फ एक शेप समझनी है, दैट इज बेल शेप डायग्राम। तो हेडिंग में लिख लो बेल शेप डायग्राम, और कहीं पे भी कोई डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन आए कि कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है, कौन सा सबसे ज़्यादा यूजफुल है, कौन से का काम सबसे ज़्यादा है, सब में आंसर क्या करोगे, बेल शेप डायग्राम करोगे। तब तक जब तक वो पर्टिकुलर ना हो। पर्टिकुलर ना हो मतलब उसने बोला मेरे को कॉन्टिन्यूस सीरीज में आप कौन सा डायग्राम प्रेफर करोगे, तो इस केस में आपका आंसर हिस्टोग्राम होगा। मैं बोलूँ अगर आपको कौन सा इंडिविजुअल सीरीज के लिए रिप्रेजेंटेशन के लिए कौन सा वो करोगे, बार ग्राफ करोगे। जब वो पर्टिकुलर हो गया तब आपका आंसर चेंज होगा। अगर वो आपसे जर्नल स्टेटमेंट में पूछ रहा है तो जर्नल स्टेटमेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक डायग्राम है, दैट इज बेल शेप डायग्राम। इस डायग्राम की अच्छी बात यह है इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज किया जाता है, एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में इसका यूज ये है कि इसी से हम मीन निकाल सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं, मॉड निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं, और बहुत सारी चीजें हम इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं। हमारे साथ यहाँ पे जब हम डेटा कलेक्ट करने जाते हैं, क्योंकि अब डेटा में प्रॉब्लम्स आती हैं, डेटा की प्रॉब्लम्स में भी हमारे पास जब हम डेटा की, लेट्स सपोज मैंने कोई सर्वे करा लिया, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी वहाँ पे 17-18 लोगों को फायर भी कर दिया था, उसके बाद उन्होंने अपने सारे सर्वे चेक किए कि हमारे सर्वे में ऐसी गलती क्यों हुई, राइट। वो चेकिंग जो होती है वो भी बेल शेप डायग्राम के थ्रू होती है, जिसे हम टेस्ट कहते हैं, राइट। अब टेस्ट में भी हमारे पास जो मेथड यूज होता है, उस मेथड का नेम मैं आप लोगों को बता रहा हूं क्योंकि वो कई बार पूछा जाता है। उस टेस्ट का नेम है एबीसी एनालिसिस मेथड, एबीसी कैटेगराइज मेथड या एबीसी एनालाइज मेथड, दोनों नाम से इसे जाना जाता है। अब ये एबीसी मेथड है क्या? सर्वे को चेक करने के लिए नहीं, गलतियों को चेक करने के लिए। सर्वे को चेक करने के लिए स्क्रूटनी होती है, वो भी मैं आ रहा हूं उस पर। अभी ये मैं क्या कर रहा हूं, डेटा निकाल दिया, डेटा गलत आया, तो अब क्या करोगे, एबीसी एनालाइज मेथड करोगे। मैं आपको एक सिंपल सा वो बताता हूं, एग्जांपल देता हूं तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीजें। लेट्स सपोज आप लोगों के घर में चोरी हो गई है, ठीक है, आप घर में गए हो, आपके घर में सारा सामान बिखरा पड़ा है। फर्स्ट स्टेप फोन किया पुलिस को, बट पुलिस को फोन करने से पहले अपने घर का सामान तो चेक करोगे ना। क्या क्या चेक करोगे? सबसे पहली चीज क्या चेक करोगे? मनी, गोल्ड, फर्स्ट कैटेगरी आ गई है। और भी फर्स्ट कैटेगरी में कुछ सामान डालना चाहते हो? गोल्ड, कैश, राइट। सेकंड, गोल्ड और कैश जो है वो सारा आपकी जगह पे पड़ा है जहां जहां आप छुपा के गए थे, ठीक है, वहीं पे पड़ा है। नाउ अब क्या चेक करोगे? सामान, पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, ये आपने किस में डाला? कैटेगरी बी में। अब कैटेगरी बी जो आप लोगों ने चेक कर रही है वो भी सारी आपके सामान बिल्कुल सही है। नाउ कितने बच्चे अपनी सॉक्स, हैंकी चेक करने वाले हैं? करने वाला कोई नहीं? क्यों? है नहीं घर पे। एक्चुअल में हमारे पास कोई चीज का होना उसकी इंपॉर्टेंस नहीं शो करता। आपने इसे लीस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स में क्यों रखा? बिकॉज कॉस्ट बहुत कम थी। हैंकी ले भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, और हमें पता है वो हैंकी लेके भी नहीं जाएगा, राइट। सो हम लोगों के पास जब भी हम किसी सर्वे या किसी भी प्रॉब्लम में आते हैं, आपने क्या किया? आपने भी तो एबीसी कैटेगरी तो बनाई। आपने ए कैटेगरी में क्या डाला? सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, वैल्यूएबल चीजें। सेम हम अगर कोई डेटा खराब हुआ है तो क्या करोगे? सबसे पहले ऐसे देखोगे ना कि जो चीजें उस पर ज्यादा इंपैक्ट करती हैं डेटा पे। उसके बाद आपने क्या डाला? इंपॉर्टेंट, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। जैसे आप लोगों ने टीवी डाल दिया, फ्रिज देख लिया, डॉक्यूमेंट्स देख लिए, लैपटॉप देख लिया, फोन हो गया। अगर कोई गड़बड़ हुई है डेटा में तो आपको ए और बी कैटेगरी में ही मिल जाएगी ना। अगर ए और बी कैटेगरी बिल्कुल ठीक है तो आपको लगता है कि सी कैटेगरी से कोई प्रॉब्लम हुई होगी डेटा पे। और आप लोगों को अगर मैं यहाँ पे कंपेयर कराऊं, आप लोगों के घर में सी कैटेगरी की चीजें ज्यादा होंगी एज कंपेयर टू बी और ए। ऑब्वियसली कपड़े ज्यादा होंगे,
तो हम लोग यहाँ पे जब चीज़ों को कैटेगराइज करते हैं तो उससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि हमारा जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है वो हमें बहुत थोड़ी सी चीज़ों में ही मिल जाता है, हमें सारी चीज़ें चेक नहीं करनी पड़ती, राइट। बट ये काम कब का है? ये काम है जब चोरी वाला सामान बिखरा पड़ा था तब का, मतलब आप जो आपने डेटा बनाया था वो आप आगे सामने डिलीवर कर चुके हो, कोई प्रॉब्लम आ गई है तब। लेकिन लेट्स सपोज अगर आपके पास जो डेटा आपने बनाया नहीं है, अभी आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप घर पे ही हो, कोई चोरी नहीं हुई, सामान ढूंढ रहे हो, तो उसे हम कहते हैं स्क्रूटनी, स्क्रूटनी ऑफ डेटा। स्क्रूटनी क्या होता है? हमें भी पता है यार, ये जो लेके जा रहे हैं 10-10 रुपए में सामान आप लोगों का, आपको सारे वर्ड सारी चीज़ें आप लोगों को बुक मिल चुकी हैं, नहीं मिली तो आप ले लेना, आपको चैप्टर 1 में सारा कुछ मिल जाएगा, सारे वर्ड्स हैं, सब कुछ है, तो ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, आप घर पे जाके नोट्स बनाना आराम से। अब हमारे पास लेट्स सपोज मेरे को पता है यार, जिनको मैंने डेटा कलेक्ट करने भेजा हुआ 5-5 रुपये फॉर्म का दे रहा हूँ और डेटा लोग देते नहीं हैं, तो वो फेक डेटा भर के आएगा। लेकिन उस पर थोड़ा सा तो डर बनाना है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा वो लोगों से पूछ के आए। तो मैं क्या करूँगा, जो वो 10 फॉर्म्स लेके आया है, मैं कोई भी रेंडमली एक फॉर्म निकालूंगा और उस फॉर्म पे कॉल करूँगा और उससे ये पूछूंगा कि आपका एक सर्वे हुआ था, आपने पार्टिसिपेट किया था और आपने जवाब दिया था कि आपको ये वाली कार पसंद है। लेट्स सपोज किसी कार के बारे में था, तो आपने कौन से कलर की कार बताई थी कि जो आपको कलर सबसे ज़्यादा फेवरेट है? फॉर्म भरा हुआ है ना, सामने वाले बंदे ने बोला रेड कलर, यहाँ पे रेड लिखा हुआ है, येस दैट मीन्स इसने फॉर्म भर के आया हुआ है। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड स्क्रूटनी ऑफ डेटा। स्क्रूटनी किसी भी चीज़ के होने से पहले होने वाली, मतलब कोई भी डेटा को डिलीवर करने से पहले होने वाली चेकिंग है। आप लोग एग्जाम देने जाते हो, 3 आवर्स का एग्जाम है, कितनी देर में खत्म करते हो? कहते हैं ना 2 और 40 मिनट्स में खत्म कर लो। 20 मिनट्स किस लिए बचाने होते हैं? चेक करने के लिए। इस चेकिंग को क्या कहोगे? स्क्रूटनी, क्योंकि अभी आपने अपनी शीट डिलीवर नहीं की है वहां पे, राइट। आपने शीट दे दी, आपको एक्सपेक्टेशन था यार 90 आ जाएंगे, मार्क्स आए 60, क्या करोगे? तब इस केस में आपने क्या डाला? आपने डाला ना वहां पे उसमें रीचेकिंग के लिए डाला, दैट रीचेकिंग इज कॉल्ड एबीसी एनालिसिस। देने से पहले होने वाली गलतियां अगर हम खुद चेक कर रहे हैं तो वो स्क्रूटनी कहलाती है, और देने के बाद अगर कोई गड़बड़ हुई है तो उस गड़बड़ को चेक करने के लिए हम कहते हैं एबीसी एनालिसिस। बट एबीसी एनालिसिस की भी कंडीशंस होती है। लेट्स सपोज आपने सोचे थे 70 मार्क्स आएंगे, 68 आए, कितने बच्चे रीचेकिंग में डालने वाले हैं? कोई भी नहीं। क्यों? बिकॉज हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज में तो नहीं, बट हाँ स्टैंडर्ड केसेस में 5% एरर एक्सेप्ट करके चलते हैं कि यार हमने कोई डेटा गया है तो 5% की डेटा जो है वो एरर में रहेगी। लेकिन लेट्स सपोज एक बच्चा था, उसने सोचा था मेरे 100 में से 33 नंबर आएंगे, अब उसके नंबर आए हैं 32, अब रीचेकिंग में डालेगा या नहीं डालेगा? डालेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एरर ऑफ मार्जिन है वो 5% एक्सेप्टेबल नहीं है। सिंपल सा यार, आप लोग गोल्ड लेने आप लोग अगर मान लो शुगर वगैरह लेने जाते हो, राइस वगैरह लेने जाते हो, आप कहते हो भैया 1 kg राइस दे दो। लेट्स सपोज वो वेट कर रहा है आपके सामने, तो क्या 5-10 ग्राम ज़्यादा दे देगा, 20 ग्राम ज़्यादा दे देगा या नहीं देता? दे देता है। गोल्ड लेने जाते हो, दे देता है 20 ग्राम ज़्यादा? नहीं। क्यों? क्योंकि वैल्यू है, राइट। तो हमारा डेटा की कितनी वैल्यू है, डेटा पे कितनी डिपेंडेंसी है, वो डिसाइड कराता है कि हमें 5% एरर रखनी है या 1% एरर रखनी है, राइट। गोल्ड लेने जाओ तो जो गोल्ड मिलता है ना वो भी एक कवर्ड वेट में मिलता है। आप लोगों ने नोट किया हो तो जो वेइंग मशीन होती है, वो वेइंग मशीन एक कवर्ड में पड़ी होती है। वो कवर्ड में क्यों रखते हैं? ताकि एयर के प्रेशर से कोई वेट ना चेंज हो सके, बिकॉज अगर 1 ग्राम का भी चेंज हुआ तो वो 1 ग्राम 8000 हो जाता है, राइट। सो ये सारा का सारा जो पार्ट है वो स्टैट्स के अंडर आता है। दिस इज समथिंग बेसिक स्टैट्स, जिसमें आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा? डेटा को कलेक्ट करना। डेटा को कलेक्ट करने के कितनी ऑप्शंस है हमारे पास? 4। पहला कौन सा है? डायरेक्ट इंटरव्यू। दूसरा टेलीफोनिक के बाद मेल के बाद इनडायरेक्ट इंटरव्यू। डायरेक्ट, अब जो आप लोगों ने डेटा कलेक्ट किया उस डेटा को आपको जो मिलेगा वो कौन सा डेटा मिलेगा? रॉ डेटा मिलेगा, जिसे हम क्या कहते हैं? इंडिविजुअल सीरीज। इस डेटा को आप कितने में कन्वर्ट कर सकते हो? 2 में, डिस्क्रीट एंड डिस्क्रीट में क्या होता है? आपके पास एक्स और फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। और दूसरा क्या होता है?
कॉन्टिन्यूस डेटा, जिसमें आपके पास कॉन्टिन्यूस में भी दो कंडीशंस हैं, कौन कौन सी, ओपन एंड क्लोज। कौन सा वाला कंटिन्यू नहीं रहेगा, कौन से वाला कंटिन्यू नहीं रहेगा, ओपन इंटरवल कंटिन्यू नहीं रहेगा। ओपन इंटरवल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्लोज इंटरवल में। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम डेटा को। उसके बाद सबसे पहला क्या आता है, लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ में आप लोग नॉर्मल डेटा को, वो इंडिविजुअल हो, डिस्क्रीट हो, कॉन्टिन्यूस हो, सबको रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट। दो जो मेन आते हैं वो आते हैं बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। बार ग्राफ किसके लिए यूज करते हो, इंडिविजुअल सीरीज के लिए। उसमें आपस में बीच में क्या होता है, गैप होता है। गैप क्यों हो रहा है, क्योंकि आपस में कंपैरिजन नहीं है। सेकंड कौन सा है, हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम किसके लिए यूज करते हो, कॉन्टिन्यूस सीरीज के लिए। कॉन्टिन्यूस सीरीज का जो ग्राफ बनता है आपका, उसमें आपस में बीच में कोई भी गैप नहीं होता, क्योंकि उसमें आपस में कंपैरिजन पॉसिबल है, राइट। इनके बाद हमारे पास ग्राफ आते हैं कौन से, मोर देन एंड लेस देन, जिसे हम क्या कहते हैं, ओजाइव्स। एंड लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, बेल शेप डायग्राम। बेल शेप डायग्राम सबसे ज्यादा यूज होने वाला डायग्राम है, और बेल शेप डायग्राम को हम किसके थ्रू सॉल्व करते हैं, स्क्यूनेस के थ्रू सॉल्व करते हैं, राइट। ये सारा का सारा आप लोगों को थ्योरेटिकल पार्ट में दिया हुआ है। फर्स्ट चैप्टर सिर्फ थ्योरी बेस है, थ्योरी पार्ट कंप्लीट करके आओ। नेक्स्ट क्लास में मैं डेटा को कन्वर्ट कराना और उससे एवरेज निकालना सिखाऊंगा। और ये जो आप लोगों ने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, ए प्लस हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो कोई फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं होगी, भूल जाओ उसको।